इसरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवीर। स्वागत करता हूं आप सभी का साइंस बाय सूर्यवीर में पुनः। और हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसका मतलब गमन और संचलन। तो गमन में जितने ऑर्गन्स काम में आते हैं और मानव में जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब मसल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि देखो, पेशियों के बारे में चर्चा करें, मसल्स का मीन्स पेशियां। तो पेशियों के बारे में हम चर्चा करें तो पेशियां एक प्रकार के क्या ऊतक होते हैं जिनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है और ये हमारे पूरे शरीर का 40 से 50% भाग बनाते हैं। अब हम पेशियों की अगर बात करें, इनके प्रकारों के बारे में अगर हम बताना चाहें तो देखिए, पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं स्केलेटन मसल्स, जिनको हम कहते हैं कंकालीय पेशियां। दूसरी होती हैं कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशियां। और तीसरी होती हैं विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स भी कहते हैं उनको, और हम बोलते हैं चिकनी पेशियां। तो देखो, टाइप्स ऑफ मसल्स या फिर मसल्स के प्रकार या पेशियों के प्रकार अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल्स यानी पेशियों के प्रकार, पेशियों के प्रकार। ठीक है। अब देखो, पेशियां जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है कंकाल पेशी। कंकाल पेशी, स्केलेटन मसल। दूसरी होती है कार्डियक मसल्स या फिर हृदय पेशी, हृदय पेशी या कार्डियक मसल। और तीसरी होती है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं विसरल विसरल मसल या स्मूथ मसल्स। इन्हें हम बोलते हैं चिकनी पेशी, चिकनी पेशियां। अब देखो, कंकाल पेशी वो पेशी होती हैं, वे पेशी कोशिकाएं या वे पेशीय ऊतक जो हमारे कंकाल से जुड़े हुए रहते हैं, यानी हड्डियों से जुड़ी हुई जो मसल्स हैं उनको हम बोलते हैं क्या, कंकाल पेशियां। और हृदय पेशी वे पेशियां होती हैं, कार्डियक मसल्स, जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं या हृदय में पाई जाती हैं। कार्डियक बोलेंगे। देखो, हार्ट का जहां भी नाम आ जाए वहां पर हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बार बार, उसका मतलब होता है कार्डियक। क्या, कार्डियक। पेशी का जहां भी नाम आ जाए वहां पर एक कॉमन शब्द है, जहां भी पेशी का नाम आएगा वहां आपको एक प्रीफिक्स लगाना है, एक उपसर्ग या एक शब्द लगाना है, उसको हम बोलेंगे सार्को। जहां भी देखो, साइंस में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल वहां पर किया ही किया जाता है। जैसे रक्त से संबंधित कोई चीज आ गई तो साइंस में वहां पर जहां भी रक्त से संबंधित चीज आ गई वहां पर हम लगाते हैं हीम। क्या, हीम। ठीक है। जैसे रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। ठीक है। रक्त में, ब्लड में पाई जाती है हीमोग्लोबिन, तो उसमें हीम समूह पाया जाता है, तो वो भी रक्त से संबंधित है, तो उसमें भी आ गया हीम। तो हीम जहां पर आ गया उसका मतलब है ब्लड के बारे में बात हो रही है, हमारे रक्त के बारे में बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स। जहां भी सार्को ये शब्द आ गया, सार्को, सार्को जहां पर शब्द आ गया तो आपको ये पहचान लेना है कि यहाँ पर बात चल रही है हमारी पेशियों के बारे में या मसल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। कार्डियक जहां पर शब्द आ गया, कार्डियक, कार्डिया बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजी यानी हृदय का अध्ययन। तो कार्डियो जहां पर शब्द आ गया, क्या, कार्डियो, कार्डियो, इसका मतलब क्या हुआ, हृदय के बारे में बात चल रही है ना। ये चीजें आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, तो इनका भी आप लोगों को फायदा लेना है। ओके फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मसल्स के बारे में। मसल्स के 3 प्रकार हैं। पहला है कार्डियक स्केलेटन मसल, दूसरा है कार्डियक मसल्स,
तीसरा है विसरल या स्मूथ मसल्स। अब देखो कंकाल पेशियां वे पेशियां होती हैं या वे पेशीय ऊतक जो हमारे कंकाल तंत्र से जुड़े हुए रहते हैं या स्केलेटन सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं। और आप तो जानते हैं कि स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है हमारा पूरा हड्डियों से बना हुआ ये जो ढांचा है, इससे जुड़ी हुई जो पेशियां होंगी, जो मसल्स होंगी, उनको ही हम बोलेंगे स्केलेटन मसल्स। अब देखो ये कैसी होती हैं, ये इनकी विशेषताएं देखनी है आपको। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये आप सुन लीजिए। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा हृदय पेशियां होती हैं, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें आपको देखा ये रेखित होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, इनका आकार सिलेंड्रिकल होता है या नहीं होता है, इनमें फैटिक बनती है या नहीं, इसका मतलब एरोबिक रेस्पायरेशन होगा या अनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा, वायवीय या अवायवीय श्वसन होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार के पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे। उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करके उनको ए बी सी में या फिर मिलान जैसे भी जो करवाएगा, बस आपको फैक्ट क्लियर रखना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कैसे ही घुमा फिरा के प्रश्न पूछ ले दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखो कंकाल पेशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कंकाल पेशी इस तरह से होती हैं जिनकी आकृति कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। अले सिलेंड्रिकल का मतलब होता है बेलनाकार। ये जो आकृति रहती है ये होती है बेलनाकार। और ये स्ट्राइटेड होती हैं यानी रेखित होती हैं, ऐसे रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो एक क्या हो गया इनका, एक तो ये रेखित होती हैं और स्ट्राइटेड होती हैं, ऐच्छिक होती हैं। ऐच्छिक होती हैं यानी कि जैसे ये पेशी है मेरी यहाँ से, अब ये ऐच्छिक कैसे है, क्योंकि मैं जब चाहूँ जब इसको ऐसे कर सकता हूँ, जब चाहूँ जब मैं ऐसे हाथ की जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, इलास्टिसिटी जनरेट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये है। ठीक है, देखो मसल्स जो होती हैं उनमें कुछ क्वालिटीज पाई जाती हैं। अगर वो क्वालिटीज उनके अंदर अगर हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये मसल्स होगी। देखो एक तो मैं आपको बता दूं मसल्स में क्या होगा, जहां मसल्स मतलब पेशियां। पेशियां ये भी एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है, देखो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पहला गुण, यानी कि जैसे इलास्टिक होती है, इलास्टिक नेचर होता है, उसका मतलब होता है अगर हम किसी चीज को एक्सटेंड कर दें और वापस से छोड़ने पर वो उसी आकृति को ग्रहण कर ले, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक नेचर। और इलास्टिक से ही बना है इलास्टिसिटी, इसका मतलब ये गुण पाया जाता है। दूसरा एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी, अरे मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, जैसे हाथ को ऐसे किया मैंने, हाथ को सीधा किया तो मसल्स में क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ यानी विस्तार हुआ। तो इनमें ये एक्सटेंसिबिलिटी का भी गुण पाया जा सकता है और इलास्टिसिटी का भी गुण पाया जाता है। और तीसरा होता है एक्स्ट्रा एक्साइटेशन, EXCITATION, एक्साइटेशन। ये सभी क्वालिटी जो होती हैं वो एक मसल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो हम पढ़ रहे थे कंकालीय पेशियां। कंकाल पेशियों में क्या होता है फ्रेंड्स, देखो कैसी होती है इनकी आकृति। और ये जो आपको सही ढंग से पढ़ लेनी है, क्योंकि इनमें क्या कंफ्यूजन के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेखित होती हैं, अरेखित होती हैं, ये अरेखित होती हैं हृदय वाली, इनको रेखित कर दोगे, कभी उसको अनैच्छिक कर दोगे, इसको ऐच्छिक कर दोगे। तो इनमें ये क्या तीनों कंपेरेटिवली जब हम अध्ययन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे और आसानी से आप इनका आंसर कर पाओगे। तो देखो स्केलेटन मसल्स की कौन कौन सी विशेषताएं हो गई, ये सिलेंड्रिकल होती हैं, फिर ये बहुकेंद्रकीय होती हैं, देखो बहुत सारे केंद्रक इनमें जो है पाए जाते हैं, तो ये बहुकेंद्र की हो गई। फिर क्या है, स्ट्राइटेड होती हैं यानी रेखित होती हैं। तो देखो स्ट्राइटेड, STRIATED, स्ट्राइटेड मतलब रेखित हो गई और बहुकेंद्र की है। बहुकेंद्र की हो गई। और तीसरा क्या गुण है इनमें, ऐच्छिक होती हैं। ऐच्छिक मीन्स वॉलेंटरी, बहुकेंद्र की यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड, ऐच्छिक वॉलेंटरी होती हैं। और इनमें मेन काम क्या होता है, इनमें फैटिग, FATIGUE, फैटिग, फैटिग मीन्स थकान बनती है, थकान बनती है इनमें।
थकान बनती है, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, ये कंकाल पेशियां हैं और इनका एक और मैं लिख देता हूं पांचवा, कि ये बेलनाकार होती हैं, बेलनाकार होती हैं। कैसी होती हैं? बेलनाकार। अब देखो, सिलेंड्रिकल होती हैं। कंकाल पेशियां वे पेशियां होती हैं जो हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई रहती हैं या हमारी बोन से या हड्डियों से जुड़ी हुई रहती हैं। इन कंकाल पेशियों की क्या विशेषताएं होती हैं कि ये सिलेंड्रिकल होती हैं। देखो आपको दिख रहा होगा ये सिलेंड्रिकल शेप में है। दूसरी बात, इनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी बहुकेंद्रकीय होती हैं और ये ऐच्छिक होती हैं। अब देखो, ये भी एक कंकाल तंत्र का हिस्सा है। अब मैं इस हाथ को एक्सटेंशन कर रहा हूं ऐसे और कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये मेरे हाथ का काम है, इसका मतलब ये ऐच्छिक है, ये वॉलेंटरी एक्शन है। मैं जब चाहता हूं जब हाथ का विस्तार कर सकता हूं, यानी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता हूं। मैं जब चाहूं तब एक्सटेंशन करवा सकता हूं। तो ये कैसी होती है बताओ? ऐच्छिक है। ऐच्छिक वो काम जो हम मन से कर सकते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं और स्ट्राइटेड होती हैं, या इसका मतलब है रेखित होती हैं और बेलनाकार होती हैं। ये कौन सी? कंकालीय पेशी। और सबसे मेन काम जो है इनका, जो इम्पोर्टेंट है, वो आती है इनमें फैटिग या थकान होती है। क्योंकि आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि जब से आप रोजाना अपना दिनचर्या जो आपकी है उस काम को करते हैं, लेकिन एक दिन आप अचानक गए और जिम में आपने 1 घंटा बिता दिया, तब क्या होगा कि जितनी ऑक्सीजन हमारी मसल को आवश्यकता होती थी उससे कम ऑक्सीजन आ जाए, क्योंकि आपने वर्क किया ज्यादा और उतनी ऑक्सीजन आई नहीं। क्योंकि आप लोग वर्क जब ज्यादा करोगे, हार्ड वर्क ज्यादा करोगे, तो मसल्स क्या काम ज्यादा करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा उनमें बहुत ज्यादा, तो और ऊर्जा बनेगी कम। और ऊर्जा बनाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारी पेशियां होती हैं या फिर टिश्यू होते हैं, उनमें भरा रहता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CO2 सह उत्पाद के रूप में बनाता है और हमें ऊर्जा ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। अरे यस और नो? जब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कब? जब ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं और ग्लूकोज अंदर भरा रहता है। लेकिन आपने जब बहुत ज्यादा जिम में वर्कलोड किया, वर्क किया बहुत ज्यादा, तो आपको क्या ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई? कम। ग्लूकोज तो था, कार्बोहाइड्रेट अंदर उपलब्ध था, लेकिन ऑक्सीजन कम हुई। और जब ऑक्सीजन कम होती है तो कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर होता है अनएरोबिक रेस्पायरेशन। अनएरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब होता है अवायुवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब अवायुवीय श्वसन होगा तो उसके फलस्वरूप यहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। और जब पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा तो वो क्या करेगा? दर्द करेगा। ठीक है। और लेकिन जैसे ही 1-2 दिन निकलेंगे तो वो अपने आप ही 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है कि फिर बॉडी वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट के अनुसार वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बनना शुरू हो जाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया का इस चीज से क्या संपर्क है ऊर्जा बनाने से? माइटोकॉन्ड्रिया का ये संपर्क है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस और वो सब प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का शक्ति घर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोलते हैं, या शक्ति ग्रह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बताओ बात क्या है, मेन काम क्या है? जो है मेन फैक्ट ये है कि जो कंकालीय पेशियां होती हैं उनमें थकान होती है, जबकि हृदय पेशियों में थकान नहीं होती है। ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि कंकालीय पेशियों में क्या होता है, इनमें अनाएरोबिक रेस्पायरेशन या अवायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। और जब हमारी मसल्स में लैक्टिक अम्ल बनेगा तो फिर उसके फलस्वरूप हमको पेन होता है। जबकि हृदय पेशियां जो होती हैं, ये देखो इस तरह से होती हैं हृदय पेशियां। मैं आपको बता दूं इस तरह से, ये इस तरह से होती है। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, ये होती हैं हृदय पेशियां। ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है, जबकि कंकाल पेशियां जो होती हैं इनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ऐसा क्यों होता है डियर फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हार्ट में पाई जा रही हैं ये। अब हार्ट में अगर बार बार पेन होने लग जाएगा तो आदमी बचेगा कैसे?
तो इसलिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि जब हृदय जो होता है उसको भी आप सब लोग जानते हैं कि शरीर की प्रत्येक कोशिका या प्रत्येक टिश्यू जो होता है उसमें लगातार ऊर्जा बनती है, क्योंकि उसको भी जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ऊर्जा बन जाती है। लेकिन इनमें क्या है कि ये हृदय का मेन काम होता है ब्लड को शरीर में पंप करना। तो अब क्या होगा कि इनमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड आता है हृदय में, तो पर्याप्त मात्रा में ब्लड आता है और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। और जब ब्लड पर्याप्त मात्रा में आएगा तो ब्लड के साथ में क्या ऑक्सीजन भी आएगी, इसलिए ऑक्सीजन हृदय पेशियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। तो अनॉक्सी श्वसन होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होगा। तो इनकी मेन विशेषता आप यही लिख लीजिए कि लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा, लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा, क्योंकि भर भर कर ब्लड यहाँ पर आता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हृदय में ब्लड आता है, क्योंकि हृदय का मेन काम ये है कि अपनी बॉडी में ब्लड को पंप करना। और जब ब्लड आएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन आएगी, तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी ऑक्सीश्वसन होगा, जिससे इनमें क्या है ऊर्जा बन जाती है ना। और दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, इसकी वजह से हृदय पेशियों में थकान नहीं बनती और लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन, लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है, नहीं बनता है, ये है मेन बात, नहीं बनता है। और दूसरी बात, अब ये अंदर है हमारी बॉडी के अंदर, और इनमें क्या पाया जाता है, देखो इनमें ये इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। क्या? इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, जो कॉन्ट्रैक्शन में सहायता करती है इनके संकुचन में, हृदय पेशियों के संकुचन में सहायता करती है। दिस हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो इंटरकैलेटेड इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, इसका काम क्या है? हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन, यानी संकुचन में मदद करती है। किसमें? संकुचन में, संकुचन में मदद करती है। ओके फ्रेंड्स, और इनकी क्या विशेषता हो गई? ये होती हैं सर एक कोशिकीय होती हैं। कैसी? एक कोशिकीय होती हैं। अब बताओ ये ऐच्छिक होंगी या अनैच्छिक? हम इनमें कॉन्ट्रैक्शन हमारी इच्छा के अनुसार करवाते हैं या अपने आप होता है? तो इनमें अपने आप होगा, क्योंकि ये अंदर है तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, ब्रेन का कंट्रोल रहता है पूरा। तो ये बताओ कैसी होंगी? अनैच्छिक होंगी। और ये अरेखित होंगी या अनस्ट्रिएटेड होंगी, नॉन स्ट्रिएटेड होंगी ये कह लो। तो ये कैसी होंगी? अनैच्छिक होंगी, अनैच्छिक होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं। अनैच्छिक दो बार लिख दिया। अरेखित कैसी होती हैं? अरेखित, अरेखित होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं, यानी न्यूली एक कोशिकीय नहीं, यहाँ एक केंद्रक ही है ना, एक ही केंद्रक पाया जाता है इनमें। तो डियर फ्रेंड्स ये हो गई एक केंद्रक ही है। और कंकालीय मसल्स जो होती हैं, स्केलेटोन मसल्स, वो होती हैं बहुकेंद्रकीय है। ओके फ्रेंड्स, और इनमें लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, अब जो तीसरी जो होती हैं चिकनी पेशियां, ये कहाँ पाई जाएंगी? ये हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं, चिकनी पेशियां जहाँ भी पाई जाएंगी वहां पर ये पाए जाएंगे। जैसे हमारी आहार नाल है, अंदर हम भोजन करते हैं तो उसमें जो मसल्स पाई जाएंगी, उनमें जो पेशीय कोशिकाएं पाई जाएंगी, वो उसमें कौन सी मसल्स पाई जाएंगी? चिकनी पेशीय, यानी चिकने अंग अंदर जो होते हैं हमारे, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, हमारी आंत्र हो गई, इनमें बताओ कौन सी पेशियां पाई जाएंगी? इनमें पाई जाएंगी चिकनी पेशियां। और हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स, और हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई जो मसल्स होंगी डियर फ्रेंड्स, उनको हम बोलते हैं कंकाल पेशियां। ठीक है, तो इनमें देखो इनकी आकृति कैसी होती है? ऐसे होती है तरकु आकार की, तरकु आकार की होती है। और ये भी अनैच्छिक होती हैं, बहुकेंद्रकीय होती हैं, अरेखित होती हैं, अरेखित, अनैच्छिक,
अरे हमारे अंदर के अंगों पर हमारा कंट्रोल रहता है क्या? नहीं रहता है। और अरेखित होती हैं और बहुकेंद्रकीय रहती हैं। और शरीर के अंदर वाले अंगों में पाई जाती हैं। शरीर के अंदर उपस्थित। उपस्थित अंगों में ये पेशियां पाई जाती हैं। अरे यस और नो? तो ये बात हो गई। ठीक है। और इनकी आकृति कैसी होती है? आकृति होती है तरकुआकार। स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप। ठीक है फ्रेंड्स। और इनमें भी लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है। नहीं होता है। ओह, ये है तरकू शेप। स्पिंडल शेप में पाई जाती हैं ये। और ये बहुकेंद्र की ना होकर के एक केंद्र की होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? एक केंद्र की है। ठीक है। तो बहुकेंद्र की है को हटा करके एक केंद्र की है। ठीक है। ये हमने पढ़ी है पेशियों के प्रकार। पहली कंकाल पेशियां, दूसरी कार्डियक मसल्स या हृदय पेशियां, तीसरी होती है चिकनी पेशियां। कंकाल पेशियां रेखित होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, बेलनाकार आकृति की होती हैं और स्ट्राइटेड होती हैं। इसका मतलब रेखित होती हैं। और इनमें फैटिक, फैटिक मीन्स थकान बनती है। इसका मतलब इनमें अनेरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो या मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है तब इनमें क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। और जब लैक्टिक अम्ल बनेगा तो पेशियों में क्या होगा? दर्द होगा, है ना? अब जो कार्डियक मसल होंगी वो आपस में ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं और ये एक केंद्र की रहेंगी। एक इनमें सुविकसित केंद्रक मिलेगा, अरेखित होंगी, अनैच्छिक होंगी, हृदय में पाई जाती हैं ये। और इनमें लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन नहीं होता। अभी आपको कोई इंटरव्यू में या फिर कहीं भी पूछ ले कि कंकाल पेशियां जो होती हैं उनमें लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है जबकि हृदय पेशियों में नहीं होता है। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है। तो ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन आएगी, तो ऑक्सीजन आएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीशोषण होगा, ना कि अनऑक्सीशोषण। और जब ऑक्सीशोषण होगा तो CO2 का फॉर्मेशन होगा और ATP के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। और जो चिकनी पेशियां जो होती हैं इनकी आकृति रहती है स्पिंडल शेप। ये अरेखित होती हैं, अनैच्छिक होती हैं और एक कोशिकीय होती हैं। शरीर के अंदर वाले अंगों में उपस्थित रहती हैं, जैसे आहार नाल। आहार नाल में, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर में, गर्भाशय में। ओके फ्रेंड्स, ये है। ठीक है। इसके बाद में, इसके बाद में अगर मैं एक कोशिका को बात, कोशिका एक पेशीय कोशिका के बारे में बात करूं तो आपको पिछले वाले वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम आगे भी चाहें तो उसके बारे में और रिवीजन करना चाहें तो ये था कि भाई
हम अगर कोई भी स्केलेटन मसल्स को लें या फिर कोई भी एक कोशिका को, एक पेशीय कोशिका को लेते हैं, तो सबसे पहले उसमें पेशीय ऊतक होंगे, यानी मसल टिश्यू होंगे, मस्कुलर टिश्यू होंगे। और ऊतक किससे मिलकर के बने होते हैं? कोशिकाओं से। तो हम अगर बड़े से छोटे के बारे में बात करें, और मैं यहाँ से अगर मेरी एक मसल सेल को अगर लूं, तो यहाँ पर एक सेल को तो अलग कर नहीं सकता, तो वहां पर क्या आएंगे? टिश्यू अलग होंगे, यानी ऊतकों को मैं काट के अलग करूंगा। ठीक है, तो जो ऊतक जो होंगे उनमें क्या होगी? सेल होगी, और उनमें क्या भरे रहेंगे? मसल बंडल। और मसल बंडल में क्या होंगी? मसल सेल्स। और मसल सेल्स में क्या होंगे? मस्कुलर फिलामेंट्स। और मस्कुलर फिलामेंट में क्या होंगी? पतले तंतु और मोटे तंतु। इसका मतलब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट किससे मिलकर बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से। जबकि थिक फिलामेंट किससे मिलकर के बने रहते हैं? मायोसिन से। देखो आपको बताया था कि आप अगर जैसे कोई भी एक मसल टिश्यू को लेंगे, तो ये देखो, ये जैसे इस प्रकार से ये एक मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे? देखो सबसे पहले आपको इसमें मसल बंडल मिलेंगे, ऐसे ऐसे, ये मसल बंडल मिलेंगे। ठीक है, और इन मसल बंडल में क्या पाई जाएंगी? ऐसे मसल सेल्स पाई जाएंगी। ठीक है, या मसल फाइबर मिलेंगे आपको उनमें। ये मसल बंडल किससे जुड़े हुए रहते हैं बताओ? ये मसल बंडल जुड़े हुए रहते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से। अब ये चित्र किसका लिया है आप? ये तो देखो, ये चित्र लिया है हमने, यहाँ से काटा था, और काट करके अगर मैं सूक्ष्मदर्शी से इसको देखूंगा, तो ये एक पेशीय ऊतक है। इस ऊतक में कौन कौन सी संरचना पाई जाएंगी, उन संरचनाओं को हम देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं आपको यही पता नहीं लगे कि क्या चल रहा है रामायण, तो फिर फायदा ही क्या है? इस तरह से। ओके, तो देखो ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? मसल बंडल। क्या? मसल बंडल या पेशीय गुच्छे। और मसल बंडल, अब मसल बंडल को ही क्या बोल सकते हैं हम? फेसिकल। क्या बोल सकते हैं? फेसिकल। फेसिकल। ठीक है, इन मसल बंडल के अंतर्गत क्या पाए जाएंगे? ये देखो, ये जो आपको रेड कलर में जो दिख रहे हैं, इनको मैं बोलूंगा मसल फाइबर। और मसल फाइबर को ही हम बोलते हैं मसल सेल। मसल सेल्स। ठीक है, पेशीय कोशिका। हिंदी लिखना हमेशा कोई ज़रूरी नहीं होता है। और ये मसल बंडल जिससे जुड़े हुए रहते हैं, इसको मैं बोलूँगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। और ये संयोजी ऊतक किसको जोड़ता है? ये संयोजी ऊतक मसल बंडल को जोड़ता है। ठीक है, मसल फाइबर या मसल सेल से हो गई। अब इन मसल सेल के अंदर फिलामेंट पाए जाएंगे। अब देखो कैसे होगा। अब मैं एक मसल सेल को अलग कर लेता हूँ उसमें से। ठीक है, जैसे मैंने इसको निकाल लिया, ये देखो जैसे, तो इसमें क्या मिलेगी स्थिति? इसमें मिलेगी अपने ऐसे ही बना, इसमें आपको ऐसे, ये पतले तंतु, इसके नीचे मोटे तंतु, फिर ऐसे पतले तंतु, फिर इधर मोटे तंतु, फिर इधर भी कोई मोटा तंतु जा रहा होगा, फिर ऐसे ये थिन फिलामेंट या पतले तंतु, और ये मोटा तंतु,
फिर ये पतला तंतु, मोटा तंतु, मोटे तंतु, पतले तंतु, मोटे तंतु, पतले तंतु, इस प्रकार पाए जाते हैं। इसी कारण ये जो कंकालीय पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं या रेखित होती हैं। ये चित्र है किसका, एक पेशी है, पेशी कोशिका का, कोशिका का या फिर मसल सेल्स का, ये मिलेगा। अब बताओ ये किसके अंदर मिल रही है, ये संरचना मिल रही है अगर मैं एक मसल बंडल में से अंदर उपस्थित एक मसल सेल को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो उसमें क्या मिलेंगे, मायोफिलामेंट्स। क्या मिलेंगे, मायोफिलामेंट्स। और ये मायोफिलामेंट्स कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक तो होगा थिन फिलामेंट या पतले तंतु, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, और एक होगा थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट ये उपस्थित रहेंगे। अब देखो ये जो थिन फिलामेंट होगा ये किसका बना हुआ रहता है, ये थिन फिलामेंट तीन प्रोटीन का मिलकर बना, तीन प्रोटीन से बनता है। इन तीनों प्रोटीन में जो मेजर रूप से जो प्रोटीन उपस्थित रहती है उसको बोलते हैं एक्टिन, फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट रहती है। ओके फ्रेंड्स। और जो थिक फिलामेंट जो होते हैं उनमें मेजर रूप से पाई जाती है मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स, अब देखो डायग्राम से देख लो, ये है, ये एक क्या है, ये एक पेशीय ऊतक है। इन पेशीय ऊतकों के अंतर्गत ये देखो ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है इसको मैं क्या बोलूंगा, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, मसल बंडल। यानी पेशीय गुच्छे ये पाए जा रहे हैं, देखो ये मसल बंडल हैं। इन मसल बंडल के अंतर्गत ये छोटी छोटी जो संरचनाएं गोलाकार, इनको मैं क्या बोलूंगा, देखो इनको बोलेंगे हम, ये देखो ये जो संरचना दिख रही है इनके अंदर ये भर रहे हैं मसल फाइबर या मसल सेल्स, और मसल सेल को ही क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। ये देखो ये, और ये जो जुड़ रही हैं ये बीच में जो फैला हुआ है ये देखो ये जो फैला हुआ है जो विस्तृत भाग है इसको बोलूंगा कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ये जो मसल बंडल होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ही कनेक्ट रहते हैं। अब देखो इसमें दिखा रखा है ये बहुत सारी मसल कोशिकाएं, एक रेड कलर की मसल सेल को बाहर निकाल के यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है। ठीक है, और दूसरी बात, अब इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो ये संरचना जो अभी मैं बना रहा था ये इसकी संरचना है। ये जो रेड कलर का बाहर हाईलाइट कर रखा है इसकी संरचना है, और इसके अंतर्गत ऐसे पतले तंतु, मोटे तंतु, पतले तंतु, मोटे तंतु ये पाए जाते हैं। और इसी कारण ये जो कंकालीय पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं या रेखित होती हैं। अब देखो पतले तंतु और मोटे तंतुओं के स्ट्रक्चर के बारे में यह एनसीईआरटी 11th का डायग्राम है। इसमें क्या होता है ये देखो, ये बहुत सारी जो बॉल हैं इसको हम बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन, ये मेजर पार्ट में पाई जाती है। और ये पतले तंतु की संरचना है, ये मोटे तंतु की संरचना है, ये बनी रहती है मायोसिन प्रोटीन से। ये पतले तंतु की संरचना है, ये तीन प्रोटीन से मिलकर के बनी रहती है। देखो ये बहुत सारी बॉल मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करती हैं, इसे हम बोलते हैं फिलामेंटस प्रोटीन, फिलामेंटस प्रोटीन। ठीक है, और ये बहुत सारी फिलामेंट्स प्रोटीन है, यानी बहुत सारी बॉल मिलकर के ये फिलामेंटस प्रोटीन कहलाती है, जिसको फिलामेंटस प्रोटीन एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन। ये क्या है, पॉलीमेरिक प्रोटीन है। कैसी है, पॉलीमेरिक प्रोटीन। पॉलीमेरिक का मतलब होता है बहुलकीय, बहुलकीय प्रोटीन है। तो इसका एकलक भी होगा कुछ न कुछ, तो इसका एकलक होता है कौन, जी एक्टिन, जी एक्टिन, यानी ग्लोबुलर एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन। बहुत सारी बॉल मिलकर के, देखो ये बहुत सारी बॉल मिलकर के, बहुत सारी बॉल मिलकर के एफ एक्टिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। इसका मतलब इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है पतले तंतुओं में, वो एक्टिन प्रोटीन में एफ एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। और एफ एक्टिन प्रोटीन एक पॉलीमेरिक प्रोटीन होती है। पॉलीमेरिक प्रोटीन इसका मतलब है कि ये बहुत सारी एकलक इकाइयों से मिलकर के बनी रहती है। यानी ये पॉलीमर है तो इसका भी कोई न कोई मोनोमर होगा, और इसका मोनोमर होता है ये, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स मोनोमर।
और इसको ही हम बोलते हैं जी एक्टिन। यानी एक बॉल को मैं बोलूंगा जी एक्टिन और बहुत सारी बॉलों को मैं बोलूंगा एफ एक्टिन। ये ऐसे ही हो गया कि बहुत सारे मोतियों से मिलकर के पूरी माला का निर्माण होता है, बहुत सारी ईंटों से मिलकर के पूरे मकान का निर्माण होता है, और बहुत सारी जी एक्टिन से मिलकर के पूरी एफ एक्टिन का निर्माण होता है, और ये द्विकुंडलित संरचना होती है। इसका मतलब दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ऊपर पाई जाती है ये ट्रोपोनिन प्रोटीन, ये रस्सीनुमा संरचना है, इसको बोलूंगा ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। और ये जो गोलाकार ये जो बॉल हैं, इस सारी संरचना को मैं बोलूंगा एक्टिन प्रोटीन। और ये नीचे मोटे तंतु हैं, इनको मैं बोलूंगा मायोसिन प्रोटीन। और मायोसिन प्रोटीन ये भी पॉलीमर प्रोटीन होती है, और इसकी एकलक इकाई होती है मीरोमायोसिन। ओके फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे इतना ही। अगले भाग के बारे में कल मसल संकुचन की जो पेशी है या मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, नमस्कार, जय हिंद।